और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की उदया तिथि षष्ठी और सोमवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज दोपहर 3:43 तक रहेगी, उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। आज षष्ठी तिथि वालों का श्राद्ध किया जाएगा, यानी आज उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की षष्ठी को हुआ हो। इस दिन श्राद्ध करने वाला व्यक्ति सब जगह सम्मान पाने का हकदार होता है, उसका सम्मान कभी कम नहीं होता। लिहाजा जिनके पूर्वजों का षष्ठी तिथि में स्वर्गवास हुआ हो, उन्हें आज अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध कार्य करके लाभ जरूर उठाना चाहिए। तो ये थी चर्चा षष्ठी श्राद्ध के बारे में। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका श्राद्ध के दौरान बहुत महत्व है। तो फिलहाल हम आपको बताएंगे कि श्राद्ध के दौरान आपको किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध का कार्य दोपहर के समय करना चाहिए। वायु पुराण के अनुसार शाम के समय श्राद्ध कर्म निषिद्ध है, क्योंकि शाम का समय राक्षसों का है। श्राद्ध कर्म कभी भी दूसरे की भूमि पर नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप किसी रिश्तेदार के घर हैं और श्राद्ध चल रहे हैं तो आपको वहाँ पर श्राद्ध करने से बचना चाहिए। अपनी भूमि पर किया गया श्राद्ध ही फलदायी होता है। हालांकि पुण्य तीर्थ या मंदिर या अन्य पवित्र स्थान दूसरे की भूमि नहीं माने जाते, लिहाजा आप पवित्र स्थानों पर श्राद्ध कर सकते हैं। पवित्र स्थानों पर आपका भी उतना ही अधिकार है जितना दूसरे का है, और पवित्र स्थान तो सबके लिए होते हैं। श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना बेहतर होता है। श्राद्ध में तुलसी व तिल के प्रयोग से पितृगण प्रसन्न होते हैं। अब इसमें तुलसी पर जो है वो कुछ लोग सहमत नहीं। कुछ शास्त्रों के मुताबिक केवल तिल का प्रयोग करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं। लिहाजा श्राद्ध के भोजन में तुलसी का उपयोग आप करना चाहें तो कर सकते हैं। श्राद्ध में चांदी के बर्तनों का उपयोग और दान बड़ा ही पुण्यदायी बताया गया है। अगर हो सके तो श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन भी चांदी के बर्तनों में ही कराना चाहिए। लेकिन कुछ ब्राह्मण फिर वो बर्तन ही लेके चल देते हैं कि भाई जिसमें खाना खिलाया वो बर्तन हम ले जा रहे हैं। तो आप पहले से कह दीजिए कि भाई इन बर्तनों में हम आपको भोजन करा रहे हैं। श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन जरूर करवाना चाहिए। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण को भोजन कराए श्राद्ध कर्म करता है, उसके घर में पितर भोजन ग्रहण नहीं करते, और ऐसा करने से व्यक्ति पाप का भागी होता है। श्राद्ध से एक दिन पहले ही ब्राह्मण को खाने के लिए निमंत्रण देना चाहिए, और अगले दिन खीर, पूड़ी, सब्जी और अपने पितरों की कोई मनपसंद चीज़ और एक मनपसंद सब्जी बनाकर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। आपके जिस भी पूर्वज का स्वर्गवास है उसी के अनुसार ब्राह्मण या ब्राह्मण की पत्नी को निमंत्रण देना चाहिए। मतलब आपके स्वर्गवासी पूर्वज एक पुरुष हैं तो पुरुष ब्राह्मण को, और अगर महिला है तो ब्राह्मण की पत्नी को भोजन कराना चाहिए। साथ ही ध्यान रहे कि अगर आपका स्वर्गवासी पूर्वज कोई सौभाग्यवती महिला थी तो किसी सौभाग्यवती ब्राह्मण की पत्नी को ही भोजन के लिए निमंत्रण देकर आना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराते समय अपने हाथ से भोजन परोसें, और ध्यान रखें श्राद्ध में ब्राह्मण का खाना एक ब्राह्मण को ही दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी भी ज़रूरतमंद को दे दें। ये बहुत विशेष बात है कि कुछ लोग रहेंगे हम आई गो टू ऑर्फनेज। अरे भैया रोज़ जाओ ऑर्फनेज, तुम्हें किसने मना किया है? लेकिन श्राद्ध का एक पर्टिकुलर काम है ना। श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण ही ग्रहण कर। जैसे हम आपसे कहते हैं कि ग्रहण के समय केवल सफाई कर्मी को दीजिए, वैसे श्राद्ध का भोजन केवल ब्राह्मण ही ग्रहण कर सकता है। श्राद्ध में पितरों की तृप्ति केवल ब्राह्मणों द्वारा ही होती है, लिहाजा श्राद्ध में ब्राह्मण का भोजन एक सुपात्र ब्राह्मण को ही कराना चाहिए। भोजन कराते समय ब्राह्मण को आसन पर बिठाइए। आप कपड़े, ऊन, कुश या कंबल आदि के आसन पर बिठाकर भोजन करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आसन में लोहे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। भोजन के बाद ब्राह्मण को अपनी इच्छानुसार कुछ दक्षिणा और कपड़े आदि भी देने चाहिए। श्राद्ध के दिन बनाए गए भोजन से गाय, देवता, कौओं, कुत्तों और चींटियों के निमित्त भी भोजन जरूर निकालना चाहिए। देखिए किसी भी हाल में कौओं और कुत्तों का भोजन उन्हें ही कराना चाहिए, जबकि देवता और चींटी का भोजन आप गाय को भी खिला सकते हैं। यथासंभव देवता का तो भोजन तो गाय को ही कराएंगे, चींटी का भोजन तो आप चींटी ढूंढिए, नहीं मिलती तो मजबूरी में गाय को करा दीजिए। ब्राह्मण आदि को भोजन कराने के बाद ही घर के बाकी सदस्यों को भोजन करना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा एक दो वाक्य और कह लें, फिर ब्राह्मण को ही क्यों भोजन, इस पर चर्चा करते हैं। एक ही नगर में रहने वाली अपनी बहन, जमाई और भांजे को भी श्राद्ध के दौरान भोजन जरूर कराना चाहिए। ऐसा न करने वाले व्यक्ति के घर में
पितरों के साथ साथ देवता भी भोजन ग्रहण नहीं करते। श्राद्ध के दिन अगर कोई भिखारी या जरूरतमंद आ जाए तो उसे भी आदरपूर्वक भोजन जरूर कराना चाहिए। श्राद्ध के भोजन में जौ, मटर, कांगनी, तिल का उपयोग श्रेष्ठ रहता है। तिल की मात्रा अधिक होने पर श्राद्ध अक्षय हो जाता है। कहते हैं तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं। साथ ही श्राद्ध के कार्यों में कुशा का भी महत्व है। इसके अलावा श्राद्ध के दौरान चना, मसूर, उड़द, कुल्थी, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काले सरसों की पत्ती और बासी अन्न का निषेध है। मतलब रात का बना हुआ भोजन सुबह नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आपको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब आगे बढ़ने के पहले 2-3 बातें यहाँ कहना चाहूँगा। देखिए, एक, जिस समय ये नियम बनाए गए थे, ब्राह्मण इस समाज का सबसे ज़्यादा सम्मानित तबका था। इस देश की जीडीपी 60 से ज़्यादा थी और ये सोने की चिड़िया थी। क्यों? हमारे सुविचारित धर्म के कारण। और उस जीडीपी में जो रिचेस्ट वर्ग था वो ब्राह्मण की इच्छा पर अपना सर्वस्व देने को तैयार था, क्योंकि ब्राह्मण ने सब कुछ त्याग दिया था। क्योंकि ब्राह्मण के जीन्स में है। आप किसी भी ब्राह्मण को उसका पेट भर जाने दीजिए, फिर वो ज़्यादा परवाह नहीं करता कि वो बहुत संचय कर ले, ये कर ले, वो उसके डीएनए में है। तो जब पितर का कार्य आप कर रहे हैं, पिता के, माता के, पूर्वजों के शोक में डूबे हुए हैं, उस समय कोई निष्प्रहात्मा, ऐसा व्यक्ति जिसकी आत्मा निष्प्रह हो, जिसको आपका धन देख के लालच न आने लगे, आपका वैभव देख के लोभ न उत्पन्न हो, और जो आपसे प्रभावित ना हो। और कोई भी ब्राह्मण वास्तव में प्रभावित नहीं होता किसी से। आप कभी भी गौर करके देखिए, ब्राह्मण आपके यहाँ भोजन करने आएगा तो आपको भोजन करेगा, शुभ आशीर्वाद देगा। आप पैर नहीं छुएंगे तो भी शुभ आशीर्वाद देगा, क्योंकि उसका स्वभाव है आशीर्वाद देना। तो पितृपक्ष में ब्राह्मण भोजन का बड़ा महत्व है। ब्राह्मणों को अवश्य भोजन कराएं, अवश्य भोजन कराएं। और ब्राह्मण को दिया हुआ भोजन कैसे आपके पितरों तक पहुंच जाएगा, ये सवाल करने वाले जो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, उनके लिए हम कई बार अपने इसी शो में बता चुके हैं। पुराने शो निकालिए, खोलिए, देखिए, समझ में आ जाएगा कि ब्राह्मण को दिया हुआ भोजन कैसे आपके पितरों तक पहुंचेगा। बहुत बार बता चुके हैं। अब आइए आगे चलते हैं। तो ये थी चर्चा श्राद्ध के दौरान किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। और अब बात करते हैं आज पड़ने वाले नक्षत्र और योग की। आज शाम 5:42 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। रोहिणी को चंद्रमा का नक्षत्र माना जाता है। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में रोहिणी नक्षत्र का चौथा स्थान है। कुल 27 नक्षत्रों को राजा दक्ष की 27 कन्याओं के रूप में माना जाता है। राजा दक्ष की इन्हीं 27 कन्याओं से चंद्रदेव का विवाह हुआ था। चंद्रदेव की 27 पत्नियां बताई जाती हैं, जिनमें से रोहिणी को उनकी सबसे सुंदर पत्नी, प्रिय पत्नी माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र के तारों की संख्या 5 है। रोहिणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बैलगाड़ी को माना जाता है। वनस्पतियों में रोहिणी नक्षत्र का संबंध जामुन के पेड़ से है। लिहाजा जिन जातकों का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज जामुन के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। उन्हें कभी भी जामुन नहीं खाना चाहिए। जामुन के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जामुन से बना सिरका नहीं खाना चाहिए। जामुन की से बनी कोई औषधि भी नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा रोहिणी नक्षत्र में चंद्रदेव की उपासना करनी चाहिए। और रोहिणी नक्षत्र में चंद्रदेव की उपासना व्यक्ति की मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, माता के साथ संबंधों को अच्छा करने के लिए और भय आदि से छुटकारा पाने के लिए बड़ी ही अच्छी मानी गई है। हम सब जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहे हैं और पितृपक्ष के दौरान नक्षत्रों के अनुसार भी श्राद्ध करके आप लाभ सुनिश्चित कर सकते हैं। आज आश्विन कृष्ण पक्ष षष्ठी के साथ रोहिणी नक्षत्र भी है। रोहिणी नक्षत्र में श्राद्ध करके आप एक उत्तम संतति की प्राप्ति कर सकते हैं। और अगर आपको पहले से संतान है तो उसको सफलता की सीढ़ी पर चढ़ा सकते हैं। साथ ही बता दूं, श्राद्ध के दौरान इन नक्षत्रों से जुड़े वृक्षों की भी उपासना करनी चाहिए। हो सके तो उस नक्षत्र का वृक्ष लगाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। एक बार फिर से दोहरा दूं कि रोहिणी नक्षत्र का संबंध जामुन के पेड़ से है। साथ ही आज शाम 4:52 तक सिद्ध योग रहेगा। किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये योग बहुत उत्तम। देखिए, यहाँ सिद्ध योग के दौरान कोई काम शुरू करने से उसमें सफलता जरूर मिलती है,
फिर चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड काम हो या पढ़ाई से रिलेटेड। देखो एक बात याद दिला दूं, आजकल हम जब मुहूर्त बताते हैं तो मुहूर्त में हम बहुत से मुहूर्त बताते ही नहीं, सीधे अक्टूबर के बताते हैं। वो इसलिए कि पितृपक्ष में शुभ कार्यों की वर्जना। लेकिन जिनके माता पिता जीवित हैं उन पर पितृपक्ष लागू नहीं होता कि वो कोई नई चीज नहीं ले सकते या नहीं ले सकते या ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अब घर का एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है तो जबरदस्ती उसको क्यों ब्रेक डाउन करना। आप घर के एटमॉस्फेयर को जैसा है उसको वैसा ही रहने दीजिए। लेकिन अगर इमरजेंसी में आपको कोई काम करना है तो देखिए रोज हम आपको बताते हैं कि आज ये योग है, इस योग में अच्छा है, इस योग में गड़बड़। अब जैसे सिद्ध योग अभी भी हमने आपको बताया, तो अब आप स्वविवेक से फैसला कर लीजिए कि अगर कोई बड़ा भारी इमरजेंसी का काम है और आपको आज करना ही करना है तो ये सिद्ध योग है, देखिए इसमें बढ़िया करिए। इसके अलावा आज शाम 5:42 से कल सुबह सूर्योदय तक अमृत सिद्ध योग भी रहेगा। स्थायी रूप से कार्य करने के लिए अमृत सिद्ध योग बड़ा ही उत्तम होता है। लेकिन अमृत सिद्ध योग के दौरान गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़े तो विवाह, शनिवार के दिन रोहिणी नक्षत्र पड़ जाए तो यात्रा और मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र हो जाए तो गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। आज सोमवार का दिन और रोहिणी नक्षत्र का संयोग बन रहा है, लिहाजा आप इस शुभ मुहूर्त में कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अब वही पितृपक्ष वाली बात को देख लीजिएगा, आप पे लागू होती है नहीं होती है, क्या है क्या नहीं। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले रोहिणी नक्षत्र सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाली भद्रा की। आज दोपहर 2:43 से शुरू होकर भोर के समय 4:59 तक 4:59 तक स्वर्गलोक की भद्रा रहेगी। ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में मूव करती रहती है। भद्रा है क्या? इट्स एन एनर्जी पैटर्न, एक एनर्जी पैटर्न है जो एक निगेटिव टाइप का है, यूँ मूव कर रही है, कॉन्टिन्यूसली मूव करती रहती। अधिकतर लोगों का ये मानना होता है कि भद्रा के दौरान शुभ कार्य नहीं करते, लेकिन जब पृथ्वी लोक की भद्रा होती है जिस दिन चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क या सिंह राशि में होता है, केवल तभी भद्रा शुभ कार्यों के लिए वर्जित। लेकिन शत्रु का विनाश तो उस समय भी करते, वो ज़्यादा अच्छा है। उस समय भद्रा का मुंह पृथ्वी के सामने होता है। लेकिन जब भद्रा स्वर्गलोक या पाताल लोक में होती है, यानी जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक राशि में, साथ ही कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में है, तो भद्रा का कोई प्रभाव पृथ्वी लोक पर रहने वाले लोगों पर नहीं पड़ता, क्योंकि स्वर्गलोक की भद्रा का मुंह ऊपर की तरफ होता है और पाताल लोक की भद्रा का मुंह नीचे की तरफ होता है। भद्रा जिस किसी भी लोक में स्थित होती है केवल वही मूल रूप से प्रभावी रहती है। आज चंद्रमा वृष राशि में है। बता दूं कि भृगु संहिता में भद्रा को वार के अनुसार बांटा गया है। भृगु संहिता के अनुसार सोमवार और शुक्रवार की भद्रा कल्याणकारी, गुरुवार की पुण्यकारी, शनिवार की वृश्चिकी और मंगलवार, बुधवार तथा रविवार की भद्रा भद्रिका होती है। लिहाजा मंगल, बुध, शनि, रवि की भद्रा अशुभ, जबकि भद्रा अगर सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार के दिन पड़े तो उसका कोई दोष नहीं लगता। तो ये सारी चर्चा थी आज षष्ठी श्राद्ध, रोहिणी नक्षत्र, सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग, भद्रा के बारे में। उम्मीद है कि आप इस सारी चर्चा को ध्यान में रखते हुए भद्रा के दौरान इसका फायदा जरूर उठाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।